तो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम लाजवाब होंगे। तो आज के इस क्लास में हम सभी देखेंगे आपके आने वाले जो कमिंग या अपकमिंग बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 जो आने वाला बिहार बोर्ड का 2026 का एग्जाम होने जा रहा है, उसमें आपको संस्कृत को लेकर बहुत सारी परेशानी रहती है। तो उस परेशानी को मैं दूर करने आ चुका हूं, बिल्कुल जड़ से मिटा दूंगा। उस परेशानी को आपको नहीं मेरे दोस्त। तो प्लीज आप अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, समझ में आवे तो लाइक जरूर करना है, कमेंट भी करना है। तो देखिए मेरे दोस्त, हम जो यहाँ पे जो आपका संस्कृत का जो पीयूषम भाग 2 है, उसका जो पहला चैप्टर था जिसका नाम था मंगलम, यानी लोक कल्याणकारी हितकारी, या फिर मतलब कि जो शुभ करने वाला हो, कल्याण करने वाला हो, उसका अर्थ हुआ। उसमें 5 श्लोक थे जो कि अलग अलग उपनिषदों से लिए गए थे, जैसे ईशावास्योपनिषद, उसका मैंने ट्रिक भी बताया है याद करने का। फिर मुंडकोपनिषद से, फिर मतलब कि आप देखे तो उसमें श्वेता स्वतरो उपनिषद से हमने एक एक चीज बताया, कठोपनिषद से सबका अर्थ सहित बताया। प्लीज जाकर उसको देखिए और हाँ, अपने तैयारी को एक नई मुकाम दीजिए। तो मेरे दोस्त, ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। आपके पाठ्य पुस्तक जो संस्कृत है उसका दूसरा चैप्टर है, इसको मैं पढ़ा दूंगा। तो इससे एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय पाठ, जिस पाठ का नाम द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभव, यानी पाटलिपुत्र का वैभव। वैभव मतलब संपदा, धन संपत्ति, एक तरह से देखा जाए तो उसका गौरव। तो इस चैप्टर में हम विशेष रूप से पाटलिपुत्र के बारे में, जो कि पटना आज के मतलब कि जो है सो हम लोग संदर्भ में पटना कहते हैं, तो उसी पटना के बारे में जानेंगे जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। तो मेरे दोस्त यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले जो आपका पाठ का परिचय होता है, देखिए मेरे पास यहाँ पे बुक है, ये देखिए। आपको ये कवर से मतलब नहीं रखिएगा, जो है बुक मैंने एक मांगा है। तो देखिए यहाँ पे द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव, यहाँ पे ये जो पाठ परिचय है मैंने इसको सरल हिंदी में लिख दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है वह संस्कृत को भी हिंदी में ट्रांसलेट करके, अनुवादित करके पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारय। तो देखिए यहाँ पे मतलब सिंपल है, यानी जो बिहार की राजधानी है, जो पटना के नाम से आज जाना जाता है, पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, वह सर्वेषु कालेषु मतलब सभी कालों में बहुत ही अपने आप में एक तरह से महत्वपूर्ण था। तो वही लिखा हुआ है। देखिए बिहार राज्य की राजधानी पटना अनादि काल से, यानी सदियों से बोला जाए तो बहुत पुराने जमाने से ही विद्या, धर्म, राजनीति, उद्योग आदि के क्षेत्र में अग्रगण्य रहा है। मैंने इसको और विस्तार पूर्वक लिखा है, आगे उसमें देखिएगा तो ऐसा है। यानी जो आपका ये आज का जो पटना है, पुराने समय का जो पाटलिपुत्र नगर था, तो वह समझिए तो बहुत पुराने जमाने से ही क्या है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्या के क्षेत्र में आप उदाहरण ले सकते हो, पटना के जस्ट बगल में नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय विद्या के क्षेत्र में। धर्म, आप धर्म के बारे में तो जान ही रहे हैं कि मतलब हम सभी भारतीय लोग धर्म प्रधान देशे हैं, यानी यहाँ पे धर्म की प्रधानता सबसे अधिक है, धर्म को तवज्जो ज्यादा दिया जाता है, हम लोग हर काम धर्म के अनुसार करते हैं। लेकिन आजकल विदेशी पन आ जाने के कारण हर काम में मतलब एक तरह से देखा जाए तो मिक्सचर हो चुका है, खिचड़ी बन चुका है। तो लेकिन प्राचीन समय में पटना में जो है सो धर्म के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा नेम फेम उसका था। राजनीति, आप मगध साम्राज्य का नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होंगे, चाणक्य का नाम सुने होंगे। तो भाई ये चंद्रगुप्त मौर्य की धरती, अशोक की धरती है, चाणक्य की धरती, यहाँ पे राजनीति नहीं होगा तो कहाँ पे होगा। और उद्योग, उद्योग मतलब बिजनेस, कल कारखाना, फैक्ट्री। तो जहाँ पे बड़ा, इतना बड़ा बड़ा मगध जैसे साम्राज्य होंगे और वहां पे व्यापारी लोग बिजनेस एक जगह से दूसरे जगह न करते हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो कहने का मतलब है कि बिहार राज्य की राजधानी पटना अनादि काल से, सदियों से विद्या के मामले में,
धर्म के मामले में, राजनीति के मामले में, बिजनेस यानी उद्योग के मामले में आदि क्षेत्र में अग्रगण्य रहा है। इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही आगे रहा है। आगे महान शासक अशोक, महान अर्थशास्त्री एवं नीतिज्ञ चाणक्य इसी भूमि की देन है। आप जानते हैं कि महान शासक अशोक जो मतलब सम्राट अशोक के नाम से फेमस है, विख्यात हैं, जिन्होंने मतलब कि समझिए तो कलिंग युद्ध को जीता था। और बाद में देखे कि वहां पे इतना न रक्तपात उनके आंखों के सामने हुआ कि उनसे मतलब कि उनका दिल जो है सो दहल गया, पिघल गया, और वो अपना मतलब कि जो युद्ध करने की ये जो तरीका था, सिस्टम था, उसको पूर्ण रूप से बंद करके और पूर्ण रूप से अहिंसा को अपना लिया। किसी भी जीव की हत्या न करना, इस धर्म को अपना लिया। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो महान शासक अशोक, महान अर्थशास्त्री एवं नीतिज्ञ चाणक्य इसी भूमि की देन है। तो अशोक को ले लो, आप चाणक्य को ले लो, जो कि अशोक सम्राट था और चाणक्य अर्थशास्त्री एवं नीतिज्ञ यानी नीति को जानने वाला वो थे। तो इसी भूमि यानी पटना की ही देन है। इसी भूमि पे वो जन्म लिए और पूरे देश के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा काम किया। आज आप लोग जानते हैं चाणक्य का जो, और कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, अर्थशास्त्र आप लोग जानते ही हैं। मेगास्थनीज, वेनसांग, फाहियान तथा इतिसंग आदि विद्वानों ने इसकी विशेषताओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है। डबल प्रशंसा लिखा गया है। तो देखिए मेगास्थनीज आप लोग जानते हैं, ये सभी मतलब कि क्या थे, एक तरह से विदेशी यात्री थे जो अलग अलग सम्राट के समय में उनके कार्यकाल में भारत में आए थे। और स्पेशली इनमें वो सम्राट जो राजदूत हैं, जो समझिए तो पाटलिपुत्र में जो राजा थे अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके समय में आए थे। तो मेगास्थनीज थे, फिर मतलब वेनसांग थे, फाहियान थे, ये इतिसंग थे। ये सब मतलब कि जैसे वेनसांग, फाहियान, इतिसंग, ये सब कहाँ के थे, चीन के थे, विदेशी यात्री थे। तो ऐसे ऐसे विद्वान भी भारत में ये जो पटना नगर है, पाटलिपुत्र जो नगर है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। यानी भाई प्रशंसा करते वो थकते नहीं थे। अपने वहाँ के जो साहित्य लिखे, उन्होंने लिटरेचर लिखा, तो उसमें भारत के जो समझिए तो विशेषता थी उनकी खूब प्रशंसा की। उसमें स्पेशली नालंदा के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में, वो सब पाटलिपुत्र के क्षेत्र में आता था। आगे देखिए पतित पावन या पतित पावनी गंगा के किनारे बसा यह नगर अपने वैभव के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। भाई आप लोग जानते हैं कि जो पटना में, पटना आज हम लोग बोलते हैं, पाटलिपुत्र कहाँ पे स्थित है, तो गंगा के किनारे अवस्थित है। तो पतित पावनी जो गंगा के किनारे, पतित पावनी मतलब एक तरह से गिरे हुए को भी शुद्ध करने वाला, अपवित्र को भी पवित्र करने वाला, वो ऐसी गंगा की नदी है जिनके किनारे यह नगर, कौन नगर, पाटलिपुत्र नगर, अपने वैभव लिए यानी धन संपदा लिए, मतलब कि अपने इतिहास को आज तक बताते आ रहा है, बताते आ रही है ऐसा बोलना चाहिए। और आज भी मतलब कि हम सभी पूरे विश्व में नालंदा को भूले नहीं है, ज्ञान के, शिक्षा के केंद्र में याद करते ही आते हैं। चलिए आगे देखिए। तो इतिहास प्रसिद्ध है कौन, पाटलिपुत्र नगर, किस लिए, तो अपने वैभव के लिए। कहाँ पे बसा है, तो गंगा के किनारे बसा है। आगे यह कहना गलत नहीं होगा कि पाटलिपुत्र अपनी गौरवमयी श्री संपदा से विदेशियों को आकृष्ट करता रहा। भाई ये बात गलत नहीं होगा कहना कि पाटलिपुत्र शुरू से ही अपने मतलब वैभवशाली, एक तरह से देखा जाए तो धन संपदा, बेशुमार धन संपदा के कारण फेमस थी। और उसी के कारण विदेशी वहां पे ज्यादातर आक्रमण करना चाहते थे, आना चाहते थे। कुछ आक्रमण करना चाहते थे, मतलब कि लूटने की लालसा में आते थे, और कुछ ज्ञान अर्जित करने के लालसा में आते थे। जैसे फाहियान, इतिसंग, फिर मतलब कि हुएनसांग, मेगास्थनीज, ये सभी, मेगास्थनीज का सबसे बड़ा पुस्तक इंडिका है, उसमें उन्होंने, मेगास्थनीज ने भारत की खूब प्रशंसा की है भाई। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए, पाटलिपुत्र प्राचीन समय में बहुत ही ज्यादा वैभवशाली था, धन संपदा में मतलब कि समझिए तो बेशुमार धन संपदा थी, यानी अगाध संपत्ति था। तो ये पाठ परिचय हुआ आपके संस्कृत का जो द्वितीय पाठ है, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, उसका। अब चलिए हम इसको, जो आपका पुस्तक है, तो देखिए पुस्तक में तो मतलब कि हर चीजें लिखी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ उसका हिंदी कंप्लीट यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ,
क्या हिंदी ट्रांसलेशन सारांश के रूप में, ताकि आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए हम बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं पाठ का सारांश। क्या है देखिए, ये पुस्तक है आपके सामने। चलिए देखिए, हम एक दो मतलब कि यहाँ पे सेंटेंस पढ़ के सुनाते हैं, फिर उसके बाद मैंने तो कंप्लीट हिंदी लिखी दिया है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसति विचित्रम महानगरम बभूव। मतलब प्राचीन भारतीय नगरों में एक तरह से जो पाटलिपुत्र है, जो गंगा नदी के किनारे पे एक विचित्र महानगर के रूप में मतलब फेमस है, प्रसिद्ध है, बसा हुआ है, वो अन्यतम है, उसके जैसा दूसरा नगर नहीं है। तो चलिए इतना तो है ही, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ इसका हिंदी फॉर्मेट, ताकि एक एक चीजें आसान में, आसान कहने का मतलब आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए, मैं समझा सकूं। देखिए क्या लिखा हुआ है। प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा तट पर अवस्थित पाटलिपुत्र महानगर था। मतलब कि प्राचीन भारत के नगर में यदि देखा जाए तो मतलब भारत के जो प्राचीन समय था उसमें बहुत सारे नगर थे, जिसमें से जो आपका पाटलिपुत्र था वह महानगर था। और कहाँ पे अवस्थित था? तो गंगा के तट पर अवस्थित था। यानी प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के तट पर अवस्थित पाटलिपुत्र महानगर था। आगे लिखा हुआ है, इस विषय में कवि दामोदर गुप्त ने अपने काव्य में कहा है। देखिए मतलब कि जैसे ये जो बात है पाटलिपुत्र वैभव का, कि मतलब गंगा के किनारे महानगर के रूप में अवस्थित था, तो ये मतलब कि एक तरह से जो एक कवि थे जिनका नाम था दामोदर गुप्त, उन्होंने अपने एक मतलब कि समझिए तो काव्य में भी कहा है, जिनके काव्य का नाम आप लोग जानते भी होंगे। देखिए कुटनीम, मतलब उनके काव्य का नाम था कुटनीम ताख्य। तो उसमें मतलब कि इन्होंने बोला भी है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। मतलब समझ जाइए, मतलब ये जो पटना शहर को इसने सरस्वती के कुल गृह के रूप में जाना है, माना है। सरस्वती मतलब समझते हैं शिक्षा की देवी, तो पटना को समझिए तो एक शिक्षा की देवी के रूप में वहां पे अपने काव्य में उन्होंने लिखा है। कौन? दामोदर गुप्त। कौन? दामोदर गुप्त। कौन से काव्य में? तो कुटनीम ताख्य काव्य में। सब मैं बताऊंगा कि कौन से काव्य किनका है, एक एक बातें मैं शेयर करूंगा। तो चलिए यहाँ पे बता भी दिया मैंने आपको। तो उन्होंने कहा है कि यह नगर, कौन नगर? पटना। पटना नगर धरती पर स्वर्ग तथा शिक्षा का केंद्र था। यानी जो अभी हमने श्लोक पढ़ा है उसी का मतलब है कि इस धरती पर समझिए तो स्वर्ग जैसा सुख देने वाला और शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा केंद्र था। कौन? पाटलिपुत्र नगर। कौन कहा था इसके बारे में? तो दामोदर गुप्त। कहाँ पे कहा था? तो अपने काव्य था जिनका, अपने काव्य में जिसका नाम था कुटनीम ताख्य काव्य। आगे देखिए लिखा हुआ, इतिहास में उल्लिखित है कि बुद्ध के समय गंगा के किनारे पाटली ग्राम अवस्थित था। मतलब इतिहास में ये बात दर्ज है कि जो पाटली ग्राम था वह बुद्ध के समय का था। मतलब कि उसी समय समझिए तो बुद्ध हुआ करते थे जब इसका नाम पाटली ग्राम हुआ करता था। यानी नगर के रूप में डेवलप उतना नहीं हुआ था। उससे पहले यहाँ पे बुद्ध मतलब कि जैसे कुछ बोल के गए थे, जिसको हम आगे देखेंगे भी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। कहाँ पे आए थे? पाटली ग्राम में। उस समय ग्राम था। उन्होंने कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर होगा। तो गौतम बुद्ध उन्होंने बोला था कि ये जो गांव है, ये जो ग्राम है, एक दिन महानगर में विकसित होगा। कौन बोले थे? बुद्ध बोले थे। आगे देखिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि लड़ाई झगड़े, अगलगी तथा बाढ़ के भय से दुखी रहेगा। उन्होंने उसके साथ एक समझिए तो दुखदाई वचन भी जोड़ा कि पाटलिपुत्र नगर लड़ाई झगड़े से, आए दिन आप लोग देखते होंगे कि मतलब शहरों में तो लड़ाई झगड़ा होता ही है, अगलगी भी होता है। सभी शहरों में, दिल्ली से लेकर मद्रास, चेन्नई, मुंबई, सब जगह देखिएगा तो अगलगी भी होती है। पटना भी उसमें से एक है। बाढ़ तो पटना में जरूर होता है भाई। बाढ़, बारिश के पानी से बाढ़ आ जाता है तो नदी का छोड़िए दीजिए, तो बाढ़ भी वहां पे मतलब आता है। तो उसी से क्या, उसके भय से दुखी रहेगा। कौन?
पाटलिपुत्र नगर। ये कौन कहे थे? भगवान बुद्ध कहे थे। आगे लिखा हुआ है समय परिवर्तन के साथ पाटलिग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। जैसे जैसे समय बीतते गया तो वही पाटलिग्राम पाटलिपुत्र के नाम से फेमस हुआ। आगे लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इस नगर की शोभा एवं व्यवस्था अति उत्तम थी। जब राज मतलब पाटलिपुत्र में या समझिए तो मगध साम्राज्य पे जब राज चल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो इनके समय में इनके शासन काल में इस नगर की पाटलिपुत्र जो नगर था उसकी जो शोभा एवं व्यवस्था थी, यानी बसाने का जो तौर तरीका, प्रशासन चलाने का जो मतलब तरीका था, उसको इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का जो नीति था वह बहुत ही बढ़िया था, जिसके कारण उसकी मतलब ख्याति शोभा बहुत ही ज्यादा उत्तम थी, यानी अच्छा था। किसका? तो पाटलिपुत्र नगर का। यानी उस समय पाटलिपुत्र नगर वैभव पर था, बहुत उच्च सीमा पर था। आगे यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी मतलब यहाँ पे लिखा हुआ आत्मकथा छूट गया है। आत्मकथा में लिखा है जो मेगास्थनीज थे वो की जो कि यूनानी राजदूत थे, उनका एक पुस्तक था इंडिका। तो उसमें मतलब उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है कि यह नगर, किस नगर की बात हो रहा है? पाटलिपुत्र की। यह नगर प्रियदर्शी अशोक के समय अति वैभवपूर्ण था। तो उन्होंने लिखा था कि जो ये पाटलिपुत्र नगर है तो ये प्रियदर्शी अशोक को प्रियदर्शी अशोक कहा जाता है। तो उसके समय में बहुत ही वैभवपूर्ण यानी धन से बेशुमार धन संपदा भरी थी। कहाँ? पाटलिपुत्र में। आगे देखिए राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में, मतलब ये इनका काव्य है, ग्रंथ है, राजशेखर का ग्रंथ का नाम काव्य मीमांसा। जैसे दामोदर गुप्त के काव्य का नाम कूटनीमताख्य, तो उसी तरह से राजशेखर के काव्य का नाम काव्य मीमांसा। तो इस काव्य मीमांसा में लिखा है कौन? राजशेखर ने कि आर्यभट्ट, पतंजलि, चाणक्य तथा वररुचि जैसे विद्वान हुए हैं। कि जैसे ना इसी क्षेत्र में कौन कौन हुए हैं? तो आर्यभट्ट, पतंजलि, चाणक्य तथा वररुचि, ये सभी विद्वान थे उस समय के, जो कि समझिए तो अलग अलग फील्ड के ये विशेषज्ञ थे, स्पेशलिस्ट थे। आप जानते हैं आर्यभट्ट समझिए वो मैथमेटिक्स के विद्वान थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे, और साथ ही साथ खगोल विज्ञान के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। चाहे आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आर्यभट्ट ही दिए थे। आगे पतंजलि, आप योग दर्शन के बारे में जानते हैं, खुद के बारे में खोजना, अपने आत्म दर्शन करना, तो इन सभी ज्ञान के बारे में सबसे बड़े जानकार तो पतंजलि थे। इन्होंने व्याकरण पे भी भाष्य लिखा है। चाणक्य के अर्थशास्त्र से कौन नहीं परिचित है? भाई सबको ही जानता है। फिर मतलब इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। तो इनसे बड़े ज्ञाता कौन थे? वररुचि भी बहुत बड़े शास्त्र में मतलब निपुण आदमी थे। निपुण आदमी हम तो छोटा मोटा शब्द, महान मतलब व्यक्तित्व थे। जैसे विद्वान हुए, ये कौन कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, ये राजशेखर कह रहे हैं अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में। आगे देखिए कुछ साहित्य ग्रंथों एवं पुराणों में, इतना ही नहीं मतलब कुछ और साहित्य है, लिटरेचर है, साथ ही साथ पुराण। आपने पुराण का नाम सुना होगा, जैसे मतलब विष्णु पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, मतलब बहुत गरुड़ पुराण, बहुत सारे पुराण हैं। तो उसमें भी इस नगर को पुष्पपुर या कुसुमपुर भी कहा गया है। मतलब पुराणों में पाटलिपुत्र नगर को पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से भी जाना गया है। आगे देखिए यहाँ लिखा गया है, इससे पता चलता है कि इस नगर के समीप फूलों की पर्याप्त खेती होती थी। तो भाई किसी शहर का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर, कुसुम मतलब ही फूल होता है, होगा तो जरूर वहाँ पे फूल से रिलेटेड कोई ना कोई काम होता होगा, या फिर वहाँ फूलों की अधिकता होती होगी। तो इसी कारण तो ऐसा पता चलता है कि इस नगर में मतलब कि जैसे फूलों की खेती ज्यादा होती थी। आगे लिखा हुआ पाटलीग्राम नाम भी पाटल यानी गुलाब पुष्पों के आधार पर रखा गया। कि जो पाटलीग्राम नाम है तो उसका भी नामकरण, पाटलीग्राम का भी पाटल मतलब गुलाब होता है, तो गुलाब के फूलों पे ही रखा गया है।
आगे शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काल में धूमधाम से मनाया जाता था। मतलब शरद ऋतु, ये अभी जो सीजन चल रहा है ये शरद ऋतु है। तो शरद ऋतु में उस समय पाटलिपुत्र में, पटना में, मतलब कि गुप्त के शासन में, किसके शासन में? गुप्त के शासन में खूब धूमधाम से एक महोत्सव मनाया जाता था जिसका नाम है कौमुदी महोत्सव। आगे देखिए, इस समय लोग अति प्रसन्न रहते थे। भाई त्योहार में कौन नहीं खुश रहता है? तो उस समय लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे। आजकल हम लोग मतलब शरद ऋतु में देखिए दीपावली और छठ पूजा मनाते हैं, तो उस समय कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। किसके शासन काल में? गुप्त के शासन काल में। आगे संप्रति आजकल हम लोग दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से, श्रद्धा से और उत्साह से भी मनाते हैं। तो वही बात लिखा हुआ है कि संप्रति आजकल दुर्गा पूजा अति श्रद्धा एवं उत्साह से की जाती है। समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में इसका विकास अवरुद्ध रहा। मतलब जैसे समय बदलते गया, समय जैसे जैसे बीतते गया, तो जब मध्यकाल आया, आप लोग जान रहे हैं मुगल काल मध्यकाल में बहुत ही एक बड़ा एक तरह से साम्राज्यशाली शासन का मतलब कि शासक था। तो उस काल में मतलब इस शहर का जो विकास था, उन्नति था, वो रुका हुआ था, अवरुद्ध था। लेकिन मुगल शासन काल में इसका उद्धार किया गया। और मुगल शासन काल में जो बाद के शासक आए, आप लोग सुने होंगे अकबर, ये सब, तो बाद वाले शासक, पहले बाबर वाले तो ये सब तो मतलब कि बेकार कर गए, हुमायूं भी बेकार कर गए, शेरशाह सूरी ने उनको हराया था, आप लोग जान ही रहे हैं। बाद वाले जो शासक आए वो थोड़ा सा ध्यान दिए आगे। तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। और जब मुगल शासन समाप्त हुआ तो अंग्रेज का शासन आया। जान ही रहे पलासी के युद्ध में मतलब कि हार हुई और अंग्रेज की जीत हुई। तो उसी समय से अंग्रेज जब यहाँ पे अपना सत्ता स्थापित किया तो विकास हुआ। आगे लिखा हुआ मध्यकाल में यह नगर पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल में ये जो शहर है ये पटना के नाम से फेमस हुआ। पटना पतन बंदरगाह शब्द से बना है। देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि पटना का नाम पतन से है। पतन मतलब नीचे गिरना, यानी बर्बादी के कारण पटना नाम पड़ा। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि पटना पतन यानी बंदरगाह के कारण पटना नामकरण हुआ। नगर की पूज्या पटन देवी आज भी पूज्य है। और आप लोग जानते हैं कि नगर में ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है ना, एक सेकेंड देख रहा हूं मेरे भाई, नीचे वाला दिखा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो जो मतलब अभी भी आज भी आप पटना शहर में जाइएगा तो वहां पे पटन देवी जो है बहुत ही फेमस है, उनकी पूजा की जाती है आज भी। यहाँ पे देखिएगा अति विशाल नगर पटना बिहार की राजधानी है। यानी जो पटना है वो तो विशाल है ही, और आए दिन हम लोग क्या जानते हैं, पटना को बिहार की राजधानी के रूप में जानते हैं। तो ये बात आप लोग भी जान रहे हैं कि पटना को बिहार की राजधानी यहाँ पे बनाया गया है, समझ ही रहे हैं। फिर आगे लिखा हुआ है दिनानुदिन इसका विस्तार होता जा रहा है। विस्तार कहने का मतलब है कि जैसे देखिए मान लीजिए कि प्राचीन समय में तो मगध साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन धीरे धीरे इसका पतन भी हुआ, पाटलिपुत्र का भी पतन हुआ, तो वो छोटे स्थान में सिमट गया। लेकिन जब से अंग्रेज आया तो उसने पटना का मतलब कि थोड़ा और विस्तार किया। और पटना जब शहर के रूप में पहले से ही फेमस था, तो बिहार की जब राजधानी बनी तो मान लीजिए कि बिहार की जनसंख्या बढ़ेगी तो पटना में बहुत लोग शहर में रहना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि शहर में हर व्यवस्थाएं होती है सही से, मतलब वहाँ पे स्कूल की व्यवस्था रहती है, जो हॉस्पिटल है अच्छे अच्छे हॉस्पिटल रहते हैं, फिर मतलब कि अच्छी समझिए तो बिजली की कंडीशन रहती है, हर मतलब कि वहाँ पे सुविधाएं रहती है। और लोगों के लिए रोजगार का मतलब कि समझिए तो बहुत बड़ा एक तरह से वहाँ पे स्रोत है। रोजगार के लिए लोग वहाँ पे शहरों में जाते हैं, तरह तरह की सेवाएं वहाँ पे मिलती है। तो जिसके कारण कम मान लीजिए कि जगह में थोड़े शहर उतना बहुत बड़ा डेवलप हो पाएगा। तो शहर को बढ़ाने के लिए और भी क्षेत्र में मतलब कि उसी शहर को बढ़ाया जाता है। जैसे अभी दिल्ली को बढ़ाया जा रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे, दिल्ली अब दिल्ली नहीं बल्कि नोएडा को भी शामिल कर लिया। मतलब कि जो हरियाणा का बहुत सारा जिला है, मतलब कि उस जिला को भी दिल्ली में शामिल कर लिया जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं ऐसा बात नहीं है। तो आज का मतलब कि उसका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। फिर आगे है इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा
कि मतलब पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा में। मेरे दोस्त आगे है, गंगा नदी पर बना गांधी सेतु एशिया महादेश में सबसे अधिक लंबा सेतु है। ये तो देखिए जब आपका पुस्तक छपा था उस समय की बात है, लेकिन अब वर्तमान में देखिएगा तो ये सभी चीजें बदल गई है। एशिया महादेश की सबसे लंबा सेतु मतलब गांधी सेतु नहीं रह गया है, बहुत सारे अब मतलब ब्रिजेज बन गए हैं। आप समझिए चाइना का नाम इसमें सबसे फेमस रहता है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी भाई कहने की बात ही नहीं है। तो आगे देखिए फिर रेल पुल का निर्माण भी हो रहा है। ये सभी मतलब बातें उस समय की जब ये पुस्तक लिखा गया था। आगे देखिए, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। मतलब यदि आप पटना जाते हैं तो आपको देखने वाले जो स्थल हैं, दर्शनीय स्थल जिसको कहा जाता है, तो उसमें मतलब कि संग्रहालय, म्यूजियम, आजकल तो आप जाइएगा तो बिहार म्यूजियम मतलब कि बहुत ही बड़ा म्यूजियम खुल चुका है, तो वो है। फिर उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, सचिवालय आप लोग जानते हैं, सचिवालय भवन है पटना में। फिर गोलघर, आप लोग गोलघर के बारे में भी जान रहे होंगे, तारामंडल भी है, जैविक उद्यान जैसे संजय गांधी जैविक उद्यान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, चिड़ियाघर। फिर महावीर मंदिर, ये तो वर्ल्ड फेमस है महावीर मंदिर। महावीर मंदिर भाई पटना का बहुत ही फेमस है। आदि दर्शनीय स्थल, ये सभी दर्शनीय स्थल देखने लायक जगह है। आगे, इस नगर में सिखों के धर्म स्थल गुरुद्वारा भी है। मतलब कि इस नगर में जो सिखों का धर्म स्थल है जिसको गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है वो भी मौजूद है। आप लोग जानते हैं कि जो सिख के 10वें धर्म गुरु थे जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह था, तो उनका जन्म स्थल कहाँ पे है? पटना में। हरमंदिर साहिब उन्हीं के नाम से है, आप लोग जान रहे होंगे। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान यही नगर है, यानी पटना नगर, पाटलिपुत्र नगर ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। आगे देखिए, यहाँ देश के विभिन्न भागों से दर्शनार्थ तीर्थ यात्री आते हैं। मतलब जो आपका ये पटना मतलब साहिब है, हरमंदिर साहिब है, जो 10वें धर्म गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, तो वहां पे समझिए तो दर्शन के लिए मतलब देश के अलग अलग हिस्से से लोग जो सिख धर्म को मानते हैं वो भी अपना तीर्थ यात्रा आके कर जाते हैं। आज सबसे ज्यादा तो देखिएगा पंजाब के और हरियाणा के कुछ लोग आते हैं जो सिख धर्म को फॉलो करते हैं। इस प्रकार पटना प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभवपूर्ण एवं शिक्षा का केंद्र रहा है। तो इस प्रकार से पटना की जो गौरवमयी इतिहास है वो आप लोगों के सामने मैंने शेयर किया। और लिखा जा रहा है कि प्राचीन समय से लेकर आज तक अलग अलग क्षेत्रों में पटना जो है सो वैभवपूर्ण यानी धन संपत्ति में बहुत आगे, और साथ ही साथ शिक्षा का केंद्र। आप लोग नालंदा के बारे में तो अवश्य सुने होंगे, तो वो सब पटना में यानी पाटलिपुत्र में ही पहले के जमाने में शामिल किया जाता था। तो शिक्षा के क्षेत्र में आज भी देखिएगा तो पटना मतलब कि जैसे साइंस कॉलेज बहुत ही फेमस है। तो भाई पटना का ये इतिहास रहा है और वर्तमान तक भी इसका कुछ बातें आप लोगों को जानने को मिला है। और हाँ, चूंकि हम लोग आप लोग तो बिहार बोर्ड में मतलब जो 2026 में एग्जाम देने वाले उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको कल बताऊंगा। और मेरे दोस्त जितना मैं अभी पढ़ाया हूँ A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके अंदर से ही रहेगा। आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आपके बोर्ड का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एकदम बवाल न मचा दिए तब कहना, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। तो चलिए इसी विश्वास के साथ आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के बीच जो आपके दोस्त हैं क्लास 10th में आप ही के साथ पढ़ते हैं उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साथ ही साथ सोशल साइंस में जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, और हिंदी और संस्कृत का तो चल ही रहा। यहाँ तक हिंदी और संस्कृत का व्याकरण वाला पोर्शन भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मतलब कंप्लीट तैयारी करवा के ही रहूंगा मेरे दोस्त, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। तो इसी विश्वास के साथ आप प्लीज अपने भाई को सपोर्ट भी करो। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल मेरे दोस्त। जय हिंद।